चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। लिखिए, काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, it is a branch of physics in which we study the motion of a body, in which we study the motion of the body, in which we study the motion of the body without studying the cause of motion, without studying the cause of motion, without studying the cause of motion, that is force, without studying the cause of motion, that is force। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं बिना उस मोशन के कारण को स्टडी किए हुए। ठीक है, मोशन का कारण क्या होता है? किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना। जब तक किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी चलेगी नहीं, ये बात तय है। लेकिन हम बॉडी पर जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है अगर उसको स्टडी ना करें और बाकी सब कुछ मोशन का स्टडी करें तो इस प्रकार से जो कैटेगरी बनती है उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, नाम लगभग सुनने में सिमिलर लगता है। एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन को जिस फोर्स ने पैदा किया है उस फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन अगर मोशन के साथ साथ फोर्स भी स्टडी होने लगे, मोशन के साथ साथ अगर फोर्स भी स्टडी होने लगे तो उस ब्रांच को कहते हैं क्या? डायनामिक्स। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स भी अपने कोर्स में और डायनामिक्स भी अपने कोर्स में। ठीक है, फिलहाल हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी the motion of the body without studying the cause of motion, that is force। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, जो आपको जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है रेफरेंस फ्रेम एंड रेफरेंस पॉइंट। बात को बहुत ध्यान समझिएगा। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। चीज बहुत छोटी सी है लेकिन अच्छों के पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम उतनी जगह को कहते हैं जितनी जगह पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इस कमरे को इस समय एक रेफरेंस फ्रेम की तरह मान लूं तो इस कमरे में मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट कंडीशन में हैं और आपके रिस्पेक्ट में मैं मोशन कंडीशन में। लेकिन वास्तविकता में अगर मैं भी खड़ा हो जाऊं, आप भी बैठे हैं इस समय, ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में और हमारे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में। लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा बड़ा कर दें और सोचें कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट चिंगिंग मिंगिंग घूम रही है, तो क्या तुम रेस्ट में? नहीं। क्या हम रेस्ट में? नहीं। और अर्थ सन के अबाउट ऐसे भी घूम रही है, राइट? तो क्या रेस्ट में हुए? नहीं। अब ये जो पूरा मिल्की वे है, आकाश गंगा जहाँ पे हम लोग पाए जाते हैं, अब ये कहाँ मौजूद है? और सोच का दायरा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैटर यही है। हम क्यों रेफरेंस फ्रेम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी सोच का दायरा फिक्स कर देंगे पहले से ही। क्योंकि अगर हमने रेफरेंस फ्रेम को नहीं पढ़ा तो हमारा आंसर अभी कुछ और है। किसी ने कह दिया मान लो रेफरेंस फ्रेम हम इतना बड़ा ले लें तो आंसर आपका बदल जाएगा, राइट? इसलिए रेफरेंस फ्रेम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, तो आप और आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, आप दोनोतो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। लेकिन जो बंदा आपको प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आया है उसके रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में है ना। तो ये भी छोड़ दीजिए,
अगर आप अपने आप को ये इमेजिन करिए कि हम कंपार्टमेंट के अंदर, हम तो बैठे हैं, हम तो रेस्ट में हैं, तो आपको क्या लगेगा, जो पैसेंजर छोड़ने आया था वो पीछे गए, राइट? ये है रेफरेंस फ्रेम का झोल, राइट? तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ गए, हम अपने सोचने का जो स्पेस है उसको हम फिक्स करते हैं कि भाई इसके अंदर जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे हम आई बात सुन। रेफरेंस फ्रेम के अंदर एक फिक्स पॉइंट ले लिया जाता है जिसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हो ओरिजिन, है ना, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। फिजिक्स कहती है कि रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा है आप इस बोर्ड को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, इस बोर्ड के कंपैरिजन में। अब देखिए, अब कहना आसान हो जाएगा, ये कमरा रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये क्लासरूम रेफरेंस फ्रेम हो गया, अब हम बाहर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करिए, बोर्ड एब्सोल्यूट रेस्ट में है इस कमरे में, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट पे हो गए, परफेक्टली डिफाइन हो गया कि आप लोग रेस्ट में ही हैं और मैं मोशन में हूँ, परफेक्टली डिफाइन हो गया। इसलिए काइनेमैटिक्स में हमेशा ये डिफाइन करके चला जाता है कि क्या रेस्ट में है और क्या मोशन में है। आई बात समझ में? इसलिए सबसे पहली हेडिंग डालिए इसमें, रेफरेंस फ्रेम। लिखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इज अ पार्ट ऑफ three-dimensional space, it is a part of three-dimensional space where we take observations. It is a part of three-dimensional space where we take observations. It is a part of three-dimensional space where we take observations. ठीक है, यानी पूरी दुनिया से एक छोटा सा हिस्सा तुमने काट लिया, जैसे एक कमरा तुमने पूरी दुनिया में से एक हिस्सा अलग कर लिया, ठीक है। अगले डालिए रेफरेंस पॉइंट। देखिए, एनी ऑब्जेक्ट और प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट और प्लेस any object or place inside the reference frame any object or place inside the object काट दीजिए, अलग तरीके से लिखवा देते हैं, any object और काट दीजिए, तो अब हो जाएगा any place, हो गया, any place inside the reference frame where the observer is placed fixed, any place inside the reference frame where the observer is placed fixed, where the observer is placed fixed is called reference point. फिक्स्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, समझ गए ना। रेफरेंस फ्रेम के अंदर कोई भी जगह ले लीजिए जहां पे आप मान लीजिए कि वहां पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, वो देख रहा है सब कुछ, उस वो बस कैसा होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए अपनी जगह, राइट। वही मैंने बोला, द प्लेस इनसाइड द रेफरेंस फ्रेम वेयर द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड फिक्स्ड, फिक्स को अंडरलाइन करा दिया, इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट बोला ना, बात समझ में आ गई। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये अपनी जगह पे क्या है, फिक्स हो गया इस जगह पे, इस कमरे के अंदर ये बंदा जो है अपनी जगह पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब जिस जगह पे ये है उसको हम मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब ये ऑब्जर्व करेगा कि आप रेस्ट में हैं और मैं मोशन में। आई बात समझ में? क्लियर? और हम अच्छे से अगर आपको बताएं मैथमेटिक्स के स्टाइल में, डरना नहीं, है ना,
मैथमेटिक्स के स्टाइल में अगर आपको बताएं तो ऐसे समझिए आप कि 3 डायमेंशनल स्पेस ऐसे बनाया जाता है, ये y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम एक पार्ट कट कर लेते हैं। ये है हमारा क्लासरूम। इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी मतलब हमने थोड़ा सा हिस्सा काट लिया अलग से, तो ये जो डब्बा है इसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। और हम अगर ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। कॉपी कर लीजिए इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स जो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं उनको देखते हैं। पहला टर्म है डिस्टेंस, हेडिंग डाल दीजिए डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसका टोटल मेजरमेंट जब किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। आप अपने स्कूल जाते हैं, अपने घर से कोचिंग आते हैं अपने घर से, आप कभी ये नहीं देखते कि हम पूरब जा रहे हैं, पश्चिम, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण, ऊपर जा रहे हैं, नीचे, पता नहीं, आपने कभी नोटिस नहीं किया। आप सिर्फ इतना नोटिस करते हो अभी इतना बचा, अभी इतना दूर है, आप हमेशा ये कहते हो। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होता है उसमें हम लोग डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम लोग चलते हुए पाथ पे चल भी रहे हैं, पाथ भी कवर कर रहे हो, ये भी देख रहे हैं कि हम उत्तर जा रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे तरीके ही दो इस्तेमाल किए गए। पहला तरीका जिसमें हम लोग सिर्फ अकेले पाथ की लेंथ को नापे जा रहे हैं, जिसमें हम डायरेक्शन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो उसे डिस्टेंस कह दिया गया। यूनिट इसका भी मीटर है, यूनिट उसका भी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हम पाथ लेंथ भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ ये भी देखते चल रहे हैं साइमल्टेनियसली कि अब पूरब में कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, मतलब डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट में जो भी है उस तरीके से चल रहे हैं, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कह दिया गया। समझ गए? तो हेडिंग डालिए डिस्टेंस, देखिए द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by the body, the length of actual path traveled by the body, the length of actual path traveled by the body is called distance. The length of actual path traveled by the body is called distance. The length of actual path traveled by the body is called distance. Next sentence लिखिए, it is a scalar quantity, फटाफट लिखो। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. फिर से नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, it is represented by S, कैपिटल और स्मॉल दोनों बना सकते हैं। It is represented by S, कैपिटल और स्मॉल। स्मॉल भी बना लीजिए, कैपिटल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। its SI unit is meter. ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो the length of straight line, the length of straight line drawn from initial point to final point, the length of straight line drawn from initial point to final point, the length of straight line drawn from initial point to final point, the length of straight line drawn from initial point to final point। डेफिनेशन बहुत ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने में यही काम आती है।
the length of straight line drawn from initial point to final point is called displacement. जहाँ पे आपने लिखा है from initial point to final point, इसमें प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन की गई है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन की जा रही है इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 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 ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस और स्मॉल एस, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस और स्मॉल एस, जो लिख रहे हैं उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, मान लीजिए कि ये बहुत काबिल चीटा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो एक काबिल चीटा है, मान लीजिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंसेक्ट in the following diagram. ठीक है, डायग्राम क्या है? ये फिर ये फिर ये, समझ रहे हैं? मतलब यहां से चला ए पॉइंट, बी पे पहुंचा, 90 डिग्री घूम गया, कितने मीटर चला? ये 3 मीटर चला, नहीं 2 मीटर चला, ठीक है। फिर सी पे आ गया, सी तक जाने में कितना ले लिया उसने? 3 मीटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद सी से जब डी घूम गया, डी तक पहुंचा, तो उसने यहाँ से यहाँ तक फिर से कितना चला? 2 मीटर चला। तो इस पूरे पाथ के दौरान, इस पूरी ट्रैवल के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू कर देते हैं, समय को बर्बाद ज़्यादा नहीं करेंगे। बाय द वे आना चाहिए आपको। डिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस जो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो कुल मिला के ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी इतना पाथ चला है। ये हो गया 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कुल मिला के 7 मीटर। आगे का समझ में? अब हम बात कर लें जरा डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब मान लीजिए यही वाला डायग्राम दोबारा रीड्रॉ करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखिए, कंसीडर द सिचुएशन, आप 2 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे, फिर 2 मीटर ऐसे, या आप ए से चले बी पे पहुंचे, बी से चले सी पे पहुंचे, सी से चले डी पे पहुंचे, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए, ए टू डी जो हो गया, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान सुनिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ए टू डी। वेक्टर पढ़ा हलवा पूरी खाने के लिए नहीं, वेक्टर अब इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप ए से डी जो निकाल रहे हो वो सिर्फ इस एरो का लेंथ होगा, तो किसी एरो का लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मींस यहाँ पर इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ए से डी तक। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये 4 मीटर हो जाएगा टोटल, हो जाएगा। 2 ये 4, ये 3 था, ये डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए इसका। तो अगर देखा जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 3 है 4, तो ये क्या बन जाएगा? 5।
होना चाहिए। AD की वैल्यू हो गई 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ, AD इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर। अभी आया है सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन किधर आ गई, फ्रॉम A टू B। तो डायरेक्शन हो गई फ्रॉम A टू B। किसी भी तरीके से लिखिए, डायरेक्शन बस लिखिए। A टू D हम क्यों लिख सकते थे, क्योंकि डायग्राम में प्रॉपरली बताया गया था कि A कहाँ, B कहाँ, C कहाँ, D कहाँ। क्योंकि डायग्राम में सारे स्पेसिफिकेशंस थे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे A से B की तरफ एरो बनाएंगे, ये डायरेक्शन। ठीक है, शाफी ये। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे कि डिस्टेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस मतलब वी विल कंपेयर। देखो पहली बात तो डिस्टेंस अगर मैंने कह दिया तो मैंने गलत कह दिया, या कह दिया तो आप सेंस सही समझिए। पहली बात, कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों में होता है, राइट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अपने आप अंडरस्टूड समझ लीजिए, कंपैरिजन किसके किसके बीच में होगा, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी हम डिस्प्लेसमेंट और जब डिस्टेंस को कंपेयर करने की बात करते हैं, तो हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी मैग्नीट्यूड होता है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही ले लेंगे तो बात बराबरी की हो जाएगी। नहीं समझे, डिस्प्लेसमेंट में अकेले मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस में अकेले मैग्नीट्यूड होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट का अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे तो फिर बात बराबरी वाली हो जाती है, हम कंपैरिजन कर सकते। आएगा समझ, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। बाय द वे मैं सही सही हेडिंग लिखवाता हूँ, हेडिंग डालिए, कंपैरिजन बिटवीन comparison between magnitude of displacement, magnitude of displacement with डिस्टेंस। तो ऐसा आप देख सकते हैं, आपने 9th-10th में किया भी होगा, अगर नहीं भी किया है तो आप छोटा सा प्रैक्टिकल मतलब कॉपी पे करके देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहे और वो अपनी डायरेक्शन भी ना बदले, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, स्ट्रेट पाथ में चलता रहे, तो वो अपनी दिशा बिल्कुल ना बदले, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, नंबर 1 पहला पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line, if object moves in a straight line without changing, if object moves in a straight line without changing, if object moves in a straight line without changing its direction of motion, then क्या होगा, डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए कि आपने ए से शुरू किया और आप तड़तड़ाते हुए आप बी तक पहुंच गए, ए से बी तक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो सपोज 10 मीटर है। आप ए से बी ऐसे गए, बात को समझिएगा ध्यान से, कंसीडर द सिचुएशन। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ए से बी तक ही तो है, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई
10 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक आप एरो ड्रॉ करोगे तो भी तो उतना ही बड़ा एरो बनेगा, राइट? समझ रहे हैं? जब आप इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक जब आप एरो बनाएंगे, एरो उतना ही बड़ा तो बनेगा जितना बड़ा पाथ है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ए बी के ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हेंस वेरीफाई हो गया कि जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, सॉरी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। नोट करिए बेटा, कॉमा देन के बाद ये लिखना था डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मतलब एग्जैक्टली ऐसे छाप दीजिए, कॉमा देन के बाद एग्जैक्टली जो बोर्ड पे लिखा है वैसे छाप दीजिए। वैसे एलियन को कल स्कूल में दिखी, अपने मम्मी से ना ऑफिस के बाद स्कूल ड्रेस में। सच्ची सहेली को सब कुछ बताया जाए, बता देती है। छोटे लोग छोटा नंबर 2 लिखिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया। चलिए, तो सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ने अपना पाथ चेंज कर दिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, अभी कोई लिखेगा नहीं, उस केस में आप नोटिस करेंगे कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा पहले लिख लीजिए, लिखिए इफ ऑब्जेक्ट मूव्स in such a way that its direction of motion changes. If an object moves in such a way that its direction of motion changes, then if object moves in such a way that its direction of motion changes, और चाहे ऐसे चले, है ना, चलिए तो आपको बताएं, then डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सिचुएशन, अभी आपने क्वेश्चन किया है, चलो मैं दोबारा बता देता हूं। ये 4 और ये 3, एक व्यक्ति ए से बी और बी से सी तक गया, 4 मीटर ऐसे और उसके बाद 3 मीटर ऐसे ऐसे गया। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। इसलिए डिस्टेंस बराबर
4 मीटर प्लस 3 मीटर कुल मिला के 7 मीटर, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से सी डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सिर्फ ए सी आएगा, ए टू सी, ठीक है। ए सी कितना आएगा 5 मीटर, 3 4 5, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं, दैट इज आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा आया है, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हेंस वेरीफाइड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन ऑफ मोशन बदला अपना, पहले ए से बी से गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ तो 100% क्या होगा, कहानी पलट जाएगी। हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग displacement of a body, method of finding displacement of a body from one point to another, from one point to another, method of finding displacement of the body from one point to another if position vectors of initial and final points are given. Position vectors of initial and final points are given. ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं। यानी काइनेमैटिक्स में फिर से वेक्टर आ गया एक बार। तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस x, y और z है, ठीक है। मान लीजिए कि, है ना, दोबारा आगे लिखने के लिए, A for ananas, B for bananas, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मतलब कोई मान लेते हैं ये 2, 3, -1 है, और ये हो गया मान लीजिए 3, 2, -2 है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आता है हमको, ठीक है। हाँ जी, तो आप ये इमेजिन करिए कि आप ए से बी में गए, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, यानी ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। गुरुजी ने ये बताया था ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, स्मॉल r a हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। गुरुजी ने जब वेक्टर पढ़ाया था तो ये भी सिखाया था कि जब दो वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर ज्वाइन करे जो हेड टू हेड ज्वाइन करे तो उनके सब्ट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, याददाश्त चली जाती कभी कभी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच हो और एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया जाए जो हेड टू हेड को ज्वाइन कर रहा हो, तो वो जो वेक्टर होता है वो उसका मुंह जिधर है उसमें से उसका टेल जिधर है उस वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से फाइंड होता है, ठीक है। हम पढ़ाए थे, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। एस वेक्टर का मतलब एस का हेड किधर है, आरबी वाले पे, आरबी वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा के इसका टेल किधर है, आर ए पे भी। पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान होता है, हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आर ए बताइए क्या लिखूं, 2 आए क्या, सब भूल गए तुम लोग, +3 जे क्या,
और माइनस का 1 k कैप। इसी प्रकार से RB वेक्टर 3 ठो I कैप 2 ठो j कैप माइनस 2 ठो k कैप। इस बात को हमेशा याद रखें, पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा कि आप आगे जाके भूल जाएं, सब कुछ इस्तेमाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नहीं आ जाता तुमको एक भी शब्द भूलने का अधिकार नहीं है, समझे? नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो बिस्तरा को होने में देर नहीं लगेगी। S वेक्टर इज इक्वल टू RB, समझ गए ना? तो 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप माइनस 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 1K कैप। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो S वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया? 3 केला माइनस 2 केला। हाउ मेनी केला? अकेला, एक केला अकेला। 2IJ माइनस 3J, फिर से एक केला माइनस 2 और ये प्लस का 1, तो कितना हो गया? माइनस का k कैप। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट सारे मीटर में हैं, इसके मीटर में हैं, तो ये वैल्यू जो आएगी वो मीटर में आ जाएगा और ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आंसर भी आपका काहे में आएगा? मीटर में है, ठीक है? नोट करिए। हम लोगों को अब देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। कैसे? ठीक है, लिखिए। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। Relation between displacement vector and position vector. Relation between displacement vector and position vector. Relation between displacement vector and position vector. ठीक है, आपको बस थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन चलाना है। मान लीजिए ये 3 डायमेंशन स्पेस है बेटा, बना लोगी? तीसरी बार आ गया एक ही दिन में, मतलब आधे घंटे के अंदर ही अंदर, ठीक है? ये ओरिजिन हो गया। अगर आप यहीं से चलना शुरू करें और किसी पॉइंट पे पहुंच जाएं, समझो, यानी अगर आप ओरिजिन से ही शुरू करते हैं और किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो इसी को आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। ओरिजिन से P पॉइंट तक ड्रॉ किए हुए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हो। और इसी को तुम क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट भी कहोगे, बिकॉज द एरो ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना शुरू करता है तो जिस पॉइंट तक वो पहुंचेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। आई बात समझ? तो लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट starts moving, if an object starts moving from origin, if an object starts moving from origin and reaches to a point P, reaches to a point P capital है, comma then the displacement of the object will be same, displacement of the object will be same, displacement of the object will be same as that of, displacement of the object will be same as that of position vector of that point, position vector of that point। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए फटाक से। पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लीजिए।